वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा ये इस सीरीज के सीजन 1 का फाइनल पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ऊपर शो हो रहे आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लेना, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ वॉकर किलियन और ऑस्कर से बात करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ लुआंग पर, जहाँ येलो टावर की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग को लीड कर रहा है टोनी हार्वेट, जो मैजिकल इंजीनियरिंग का हेड और टावर मास्टर का अकेला डिसाइबल है। टोनी सभी मैजेस को इकट्ठा करके बोलता है, मुझे सभी मैजिक टावर के बारे में रिपोर्ट दो, वो लोग क्या कर रहे हैं। एक मेज बताता है, सर रेड टावर ने एक बहुत बड़ा मोस्टर सब्जुगेशन ऑपरेशन की कमांड संभाल ली है। उनका नया कमांडर लियोड स्कल्ट है, जिसे लोग फायर सोर्सर के नाम से जानते हैं। दूसरा मेज बताता है, और ब्लू टावर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और ये सब कुछ हो रहा है व्हाइट टावर की वजह से, क्योंकि व्हाइट टावर ने उनका पोशन मार्केट पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। एंड इन सभी के पीछे ऑस्कर क्रिश्चियन का हाथ है। टोनी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, क्या कहा ऑस्कर क्रिश्चियन? वही लड़का जिसे सभी मैजिक टावर ने कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था। मुझे लगा था वो लड़का मैजिक के नाम पर सिर्फ एक डब्बा है। क्या हमने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था? लेकिन सब लोग और भी ज्यादा हैरान तब हो जाते हैं जब अगला मैच बताता है कि ऑस्कर क्रिश्चियन ने बरान सिटी में एक टैटूइस्ट से फाइट की और वहाँ से सिर्फ माइनर इंजरीज के साथ जिंदा वापस आ गया। टोनी पूछता है, क्या कहा तुमने टैटूइस्ट से फाइट की? वही टैटूइस्ट जिससे लड़ना एक नेचुरल डिजास्टर के बराबर माना जाता है। मुझे तो लगता है ऑस्कर सिर्फ इस बार लकी था, इसलिए वो जिंदा बच गया। एंटोनी को लगता है कि ऑस्कर सिर्फ लकी था, पर उसे नहीं पता कि ऑस्कर अब पहले वाला कमजोर मैच नहीं था। बात आगे बढ़ती है और एक मैच बताता है कि व्हाइट टावर ने मार्केट से बहुत सारे लिविस्टोन खरीदे हैं। उन्हें शक है कि व्हाइट टावर एक एयरशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूंगा, लिविस्टोन एक तरह का स्टोन होता है जिसके अंदर माना इंजेक्ट करने पर वो हवा में तैरने लगता है। ये बात सुनने बाद टोनी हंसते हुए बोलता है, एयरशिप, इनकी हिम्मत तो देखो, हमने सालों पहले स्काई प्रोजेक्ट में कोशिश की थी और बुरी तरह से फेल हुए। सिर्फ विंड मैजिक से कोई जहाज हवा में नहीं उड़ सकता जब तक लेजेंडरी सेज ऑस्कर वापस नहीं आता। एयरशिप का सपना सिर्फ एक सपना है। उन लोगों को अपने सभी पैसे इसमें डुबा लेने दो, उनका जल्दी दिवालिया निकलने वाला है। टोनी को पूरा यकीन है कि व्हाइट टावर अपने सारे पैसे इस नाकाम प्रोजेक्ट में डुबा देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सेज ऑस्कर का रेइनकार्नेशन उसके ही सामने है। सीन शिफ्ट होता है ऑस्कर की तरफ। वो किलियन के साथ बैठकर पोरिज खा रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। किलियन ऑस्कर से बोलता है, वो लड़की वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? उसने हमारे चीफ को मार दिया और फिर हमारे किंग्स का मार्क लेकर वहाँ से भाग गई। किलियन ऑस्कर की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरे पास्ट के बारे में इतना सब सुन रहे हो, पर तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी नफरत कहाँ से आ रही है। ऑस्कर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे पता है जब तुम कंफर्टेबल होगे तुम खुद बता दोगे। इन दोनों की बॉन्डिंग और भी गहरी होती जा रही है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो है ब्लड टावर का एक ब्रांच डायरेक्टर, जिसका नाम है क्लेन मैथिस। ये ऑस्कर से मिलने आता है। ऑस्कर ने उसे एक ब्लड सैंपल ढूंढने का काम दिया था। क्लेन आके बताता है, आई एम सॉरी ऑस्कर, पर हम उस शख्स को नहीं ढूंढ पाए। हमारा ट्रेकिंग मैजिक बार बार टूट रहा है। ऐसा लगता है वो शख्स क्रिम्सन माउंटेन के उस बार ग्रे जोन में रहता है। ऑस्कर थोड़ा चौंक जाता है, क्रिम्सन माउंटेन? क्या एरना वहाँ फंसी हुई है? एरना की मैजिक तो इतनी पावरफुल थी कि वो डिमंस को भी धोखा दे सकती थी। अगर वो जिंदा है तो 20 साल से वहाँ से बात क्यों नहीं आई? ऑस्कर समझ जाता है कि उसे एरना तक पहुँचने के लिए लेवल 5 या 6 का मैच बनना पड़ेगा, और उसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी लेवल 3 का मैच है। इसके बाद ऑस्कर किलियन से बोलता है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ सामान खरीद कर लाना है। ऑस्कर उसे एक कैसीनो में ले जाता है। किलियन डर जाता है कि ऑस्कर गैम्बलिंग करने वाला है, लेकिन ऑस्कर वहाँ से अजीब से चिप खरीदता है जो असल में ब्लैक मार्केट के एंट्री पास है। इसके बाद दोनों अंडरग्राउंड सिटी की तरफ चल देते हैं। जब वे अंडरग्राउंड सिटी पर पहुंचते हैं, किलियन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ये कितना बड़ा है, शहर के नीचे इतनी बड़ी दुनिया। ऑस्कर बताता है, ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ ध्यान से रहना, यहाँ सिर्फ मुजरिम और खतरनाक लोग रहते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से कोई उन्हें रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ, तुम दोनों मैच हो, है ना? हम देखते हैं जिन लोगों ने ऑस्कर और किलियन को रोका था वो लोग येलो टावर के मैच है, जिनका नाम है बेन रोड्री और जोनाथन पेल्ट। शुरुआत में तो इनके बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन असली मुद्दा है मैच हंटर, जो आजकल नॉर्थन रीजन में मैचेस का शिकार कर रहा है। येलो टावर का एक मैच ऑस्कर को एक मैजिक लिंकेड बिजनेस कार्ड देता है। ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, ये एक ट्रैकर है जो 10 किलोमीटर की रेंज में मैचेस की लोकेशन बताता है। अगर कार्ड लाल चमके, इसका मतलब सामने वाला मैच मर चुका है। बैंड बड़े घमंड से कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, एंड इतना बोल के वहां से चला जाता है। इसके बाद ऑस्कर और किलियन ब्लैक मार्केट पहुंचते हैं। ऑस्कर वहां अपने लिए कुछ नया ढूंढ रहा होता है और उसकी नजर एक पुराने ब्रेसलेट पर पड़ती है। शॉपकीपर इसे एक एंशिएंट डंजन का आर्टिफैक्ट बताता है, जिसकी एबिलिटी है साइज को बड़ा छोटा करना, ड्यूरेबिलिटी एनहांसमेंट और क्लोन समन जैसे स्पेल। हालांकि ब्लैक मार्केट में 99% आर्टिफैक्ट नकली होते हैं। ऑस्कर को इस ब्रेसलेट में कुछ अलग महसूस होता है। जैसे ही वो इसमें माना डालता है, ये आर्टिफैक्ट उसका 30% माना एक बार में सोख लेता है और एकदम असली जैसा दिखने वाला क्लोन तैयार कर देता है। ऑस्कर अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाता है और 2.5 मिलियन की चीज को 1.8 मिलियन बेल में खरीद लेता है। इसके बाद जब वो दोनों वापस लौट रहे होते हैं, ऑस्कर चेक करता है कि ये आर्टिफैक्ट कितना खतरनाक है। ये हर सेकंड 1% माना खाता है, लेकिन इसका क्लोन इतना परफेक्ट है कि कोई पहचान ही नहीं सकता। तभी अचानक ऑस्कर की पॉकेट
में रखा वही मैजिक कार्ड वाइब्रेट होने लगता है। पूरे 6 घंटे बाद कॉन्टेक्ट हुआ था, जो एक बुरा इशारा था। उनके सामने अचानक बेन रोडरी लड़खड़ाते हुए आता है, जो पूरी तरह डरा हुआ और जख्मी है। बेन रोते हुए चिल्लाता है कि जोनाथन को मैज हंटर ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। किलियन और ऑस्कर बेन के साथ जाते हैं एक पुराने घर के पास। उस घर के अंदर से जोनाथन की आवाज आती है। वे दोनों अंदर दाखिल होते हैं। ऑस्कर का प्लान सिंपल था, अंदर जाओ, जोनाथन को मिलो और उसे बेहोश करके बाहर ले आओ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, वे दोनों धड़ से एकदम नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जब वे दोनों खड़े होते हैं, किलियन को कुछ अजीब लगता है। वहाँ पर एक आदमी को रस्सी से बांधकर बैठा गया था, पर वो जोनाथन नहीं था। जब ऑस्कर उसे चेक करता है तो पता चलता है कि वो कोई अनजान बंदा है जो पहले ही मर चुका है। किलियन गुस्से में आता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, टैनाउ। हम देखते हैं पीछे बेन और जोनाथन खड़े हैं और ये दोनों कोई मैज नहीं बल्कि मैज हंटर है। एंड ये वही लोग हैं जिन्होंने ये ट्रैप बिछा था। उनका कहना था कि ये ट्रैप नहीं बल्कि एक इन्विटेशन है। उन्हें पता था कि ऑस्कर और किलियन मैज है और उनका मकसद ही मैज को तड़पाकर उनकी मैजिक पावर चुराना है। मैज हंटर काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने इस बार एक नहीं बल्कि 2 शिकार मिले थे, जिनमें से एक व्हाइट टावर का राइजिंग स्टार किलियन था। तभी किलियन अचानक अटैक शुरू कर देता है। किलियन अपने स्पीड से सबको हैरान कर देता है, लेकिन मैज हंटर के पास एक हिडन कार्ड था। किलियन अचानक से अजीब बिहेव करने लगता है और पैरालाइज का शिकार हो जाता है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि ये सब उस बिजनेस कार्ड की वजह से हो रहा है जो इन दोनों ने उन्हें पहले दिया था। मैज हंटर्स ने उस कार्ड में लोकेशन ट्रैकिंग और पैरालाइसिस मैजिक पहले से ही प्लान कर रखा था। ऑस्कर बताता है कि उसे ब्लैक मार्केट के वक्त से ही शक था। उसने 50-50 चांस लिया था कि शायद ये लोग येलो टावर से होंगे, लेकिन उसका डर सही निकला। मैज हंटर हैरान रह जाता है कि कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जो ये सब पहले ही रिकॉर्ड कर ले। मैज हंटर बैंड गुस्से में ऑस्कर पर फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो मजे ले रहा होता है और कहता है कि ये अटैक कितना बोरिंग है। यहाँ हमें रेड टावर के मैचेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। वो बचपन से ही आग के साथ खेलते हैं ताकि ऑस्कर जैसे बैलेंस मैच उनके फ्लेम्स को चुरा ना सके। लेकिन यहाँ बैंड की आग गायब होने लगती है। बैंड भोगला जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई उसकी मैजिक ऐसे छीन ले। सिचुएशनल एडवांटेज लेने के लिए वो किलियन का गला पकड़ लेता है और उसे होस्टेज बना लेता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर रुक जाएगा, लेकिन ऑस्कर का रिएक्शन देखकर उनकी फट जाती है। ऑस्कर ठंडे दिमाग से कहता है इसे मार दो। मैज हंटर दंग रह जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि किलियन एक राइजिंग स्टार है, उसके पास बहुत सारे मिड लेवल मैजिक है। अगर तुमने इसे मारा तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, लेकिन अगर तुमने इसे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं इसका बदला ले लूंगा, तो डोंट वरी। मैज हंटर को समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़के कोई नॉर्मल नहीं बल्कि इनसेन है। डर के मारे वो लाइटनिंग अटैक करता है, धमाका होता है और ऑस्कर वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो असली ऑस्कर नहीं बल्कि क्लोन मैजिक से बनाया एक इल्यूजन था। अगले ही पल ऑस्कर उनका पीछे होता है। वो स्टीम एक्सप्लोजन का यूज करके शिकार को घुटनों पर ले आता है। मैज हंटर अपनी जान की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि वो सारा चुराया हुआ मैजिक वापस कर देगा। ऑस्कर एक बहुत ही डीप बात करता है, जो लोग गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होते, कमजोरों पर तरस नहीं खाते और जिन्हें सही गलत का फर्क नहीं पता, क्या वो इंसान है? नहीं। ऑस्कर के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मैज हंटर अब इंसान नहीं रहा था, इसलिए वो उसे कोई माफी नहीं देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक शकोन पर बात कर रहा है। उसे सामने से रिपोर्ट मिलती है कि मार्क स्वीट ने स्कॉट के दौरान सुसाइड कर लिया है एंड इस फेलर की वजह पर्पल ब्रिगेड और इंपीरियल फैमिली का दखल देना बताया जा रहा है। ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ऑस्कर क्रिश्चियन उनके हर प्लान को फेल कर रहा है, चाहे वो कैटना फ्लू हो, सिल्क वॉर्म इंसिडेंट हो या फिर ब्रायन का हादसा। वो ऑस्कर को खत्म करने का ऑर्डर दे चुका था, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा है। अब वो मिस्टर बॉस खुद एक्शन लेने का फैसला करता है और क्रिसमस प्लान को कैंसिल करके खुद मैदान में उतरने की बात करता है। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टावर की तरफ, जहाँ व्हाइट टावर मास्टर हैमेल ऑस्कर और किलियन को स्वागत करते हैं गले लगाकर। हैमेल बताते हैं कि मैज हंटर ने 14 मैचेस को मारा था और बड़े बड़े टावर ने लेवल 6 मैचेस भेजे थे, लेकिन ऑस्कर और किलियन ने उनसे पहले ही हंटर का काम तमाम कर दिया। यहाँ ऑस्कर को उसका नया निकनेम पता चलता है, व्हाइट टावर यंग नोबल। लोग उसे उसकी एलिगेंट और रिफाइनेड मैजिक कास्टिंग की वजह से इस नाम से बुला रहे हैं। ऑस्कर थोड़ा इम्प्रेस महसूस करता है क्योंकि उसकी पहली जिंदगी में उसका नाम व्हाइट मैज और मास्टर ऑफ वाइंड जैसे कूल हुआ करते थे। किलियन का निकनेम पहले से ही राइजिंग स्टार है। ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ रेड टावर का एक लेवल 6 का मैच करीम फर्नियान आता है। करीम एक पक्का ब्लड प्यूरिस्ट है, यानी वो मानता है कि सिर्फ बड़े खानदान नोबल ही अच्छे मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि ऑस्कर और किलियन ने मैज हंटर को मारा है तो वो ऑस्कर की तो तारीफ करता है क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से है, लेकिन किलियन जो एक ऑर्फन है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। करीम ऑस्कर को रेड टावर ज्वाइन करने का ऑफर देता है, ये कहकर कि वहाँ सिर्फ टैलेंटेड मैचेस की जगह है। ऑस्कर उसे मजा लेने के लिए ल्यूड स्कर्ट के बारे में पूछता है, जिसने व्हाइट टावर धोखे से छोड़ा था। करीम बताता है कि ल्यूड की वहाँ कोई इज्जत नहीं है, लोग उसे बैट और ट्रेटर बुलाते हैं और वह फिलहाल बैटलफील्ड पर भटक रहा है। ऑस्कर मन ही मन में खुश होता है कि गद्दार के साथ बुरा ही होना चाहिए। इसके बाद जब ऑस्कर करीम को बाहर छोड़ने जाता है तो वहाँ उन्हें करीम का डिसाइपल लियो बेरिट मिलता है, जो एक लेवल 4 का मैच है और ऑस्कर के साथ एकेडमी में पढ़ चुका है। लियो बहुत घमंडी है। वो ऑस्कर जो अभी लेवल 3 पर है उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऑस्कर ने व्हाइट टावर जैसे घटिया जगह को चुना, इसलिए वो पीछे रह गया। करीम भी ऑस्कर के सामने
किलियन और बाकी कॉमनर को बेमतलब के लोग कहता है। ऑस्कर इतना सब सुनने के बाद भी शांत रहता है, लेकिन किलियन काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके टावर की बेइज्जती की गई थी। किलियन ऑस्कर से पूछता है कि क्या उसे गुस्सा नहीं आता। ऑस्कर कहता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। वो किलियन को समझाता है कि दुनिया हमेशा रैंक और ओरिजिन पर जज करेगी और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ओवरवेलमिंग टैलेंट, ऐसा हुनर जो सबकी बोलती बंद कर दे। ऑस्कर एक बड़ा ऐलान करता है, 3 दिन में व्हाइट टावर के सभी लेवल 3 मैच के लिए कैंप ट्रेनिंग शुरू होगी। जब पूछा गया कि यह कब खत्म होगी तो ऑस्कर का जवाब था, तब तक जब तक हर एक स्टूडेंट लेवल 4 नहीं बन जाता। इसके बाद ऑस्कर रियलाइज करता है कि अपने स्टूडेंट को लेवल 4 का मैच बनाने की थ्योरी को सच करने के लिए उसे एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जो 26 साल पहले का है। वहाँ पर ऑस्कर और उनके मास्टर गिलबर्ट रोजेन, जो व्हाइट टावर का 16वां मैजिक टावर मास्टर है, वह दोनों एक साथ है। ऑस्कर का मास्टर गिलबर्ट ऑस्कर को डांटता है क्योंकि वो दिन भर काम चोरी कर रहा था। ऑस्कर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि जब वो टावर मास्टर बन जाएगा तब तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा, तो अभी से क्यों। गिलबर्ट हंसते हुए बताता है कि वो खुद 42 साल से ये काम कर रहा है और अब थक चुका है। वो ऑस्कर को याद दिलाता है कि उन्होंने ऑस्कर को गलियों से उठाया था और अब सिर्फ 1 महीने में ऑस्कर नया व्हाइट टावर मास्टर बनने वाला है। ऑस्कर मजाक में चिढ़ाता है और कहता है, क्या मैं कोई सड़क छाप बिल्ली हूँ। गिलबर्ट ऑस्कर को समझाता है कि एक लीडर को ठहरा हुआ नहीं बल्कि हवा की तरह बहता हुआ होना चाहिए। ऑस्कर चाहता है कि मास्टर अपनी रिटायरमेंट डिले कर दे, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। तभी पता चलता है कि एम्परर ने गिलबर्ट को एक आखिरी मिशन दिया है, रेड माउंटेन्स में किसी लापता शख्स की तलाश। गिलबर्ट वादा करता है कि वो सक्सेशन सेरेमनी से पहले वापस आ जाएगा। ऑस्कर उससे मजाक में सक्सेसर गिफ्ट मांगता है। गिलबर्ट हंसते हुए कहता है कि मैंने गिफ्ट छुपा दिया है, ऐसी जगह जहाँ तुम सबसे ज्यादा जाते हो, उसे ढूंढो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। गिलबर्ट उस मिशन से कभी जिंदा वापस नहीं आया, उसकी डेथ उसी मिशन के दौरान हो गई थी। ऑस्कर आज 26 साल बाद उसी पुराने जगह पर आया है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि जगह बिल्कुल साफ है, जैसे कोई वहाँ रोज सफाई करता हो। वहाँ उसे अपने मास्टर की सील और उनका हाथ से लिखा एक खत मिलता है। खत में लिखा था कि गिलबर्ट हमेशा से जानता है कि ऑस्कर यहाँ छुपकर आराम करता है। वहाँ ऑस्कर को अपना सक्सेशन गिफ्ट भी मिलता है, जेंटल ब्रीज। ये वही लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जो मास्टर हमेशा पहनते थे और जिसकी वजह से ऑस्कर उनसे कभी जीत नहीं पाता था। ऑस्कर ये देखकर टूट जाता है। उसे लगता था कि उसके मास्टर का कत्ल करने वाले डीमन ने उसे चुरा लिया होगा, इसलिए उसने 26 साल तक हजारों डीमंस को मारा और उनसे पूछा कि उन्होंने जेंटल ब्रीज कहाँ छुपाया है। लेकिन सच तो यह था कि मास्टर ने वो गिफ्ट पहले ही ऑस्कर के लिए छोड़ दिया था। ऑस्कर को एहसास होता है कि अगर मास्टर वो आर्टिफैक्ट अपने साथ ले गए होते तो शायद वो रेड माउंटेन्स में डीमन से बच जाते और जिंदा वापस आ जाते। अपने मास्टर को याद करके ऑस्कर खूब रोता है, पर उसे एक सुकून मिलता है। वो समझ जाता है कि मास्टर ने उसे कितना कीमती माना था। इसके बाद ऑस्कर अपना आंसू पोंछकर कहता है कि वो अपना मकसद नहीं भूला है। वो अब व्हाइट टावर के फ्यूचर लीडर को ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएगा। इसके बाद ऑस्कर बताता है उसने इस ब्रीदिंग स्टाइल को कैसे बनाया। ऑस्कर अपने मन में बताता है, एक बैलेंस टाइप मैच की सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी मैजिक सिस्टम में से इस सिस्टम में माना इकट्ठा करने की रफ्तार सबसे धीमी होती है। इसलिए मैंने इस बारे में सोचा, अगर मैं अपने माना सर्किट को जो सिर्फ कास्टिंग के वक्त एक्टिव होता है उसको 24 घंटे एक्टिव रखने का कोई तरीका ढूंढ लो तो शायद मैं इस कमजोरी का दूर कर सकता हूँ। इंसान की 24 घंटे की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में से ट्रेनिंग के साथ जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। उसी टाइम मेरे दिमाग में ब्रीथिंग स्टाइल का ख्याल आया था, यानी सांस लेना। मैंने सोचा अगर मैं सांस लेते वक्त माना इकट्ठा कर सकूं तो वो कमाल की बात होगी। और इसी बचकाने सपने को हकीकत बनाते वक्त इन्वेंट हुआ ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक का। इस टेक्निक को बनाते वक्त मैंने ओरोबोरोस स्पेल का काफी रेफरेंस लिया था, तो तुम ये कह सकते हो कि ये टेक्निक ओरोबोरोस स्पेल पर आधारित है। लेकिन एक लेवल 3 मैच के लिए ब्रीथिंग टेक्निक डेवलप करना कुछ ज्यादा ही बड़ा काम लगता है। मेरे पिछले जीवन में भी मैंने इसे लेवल 4 पर पहुंचने के बाद ही पूरा किया था। एंड टावर के लोगों को ऑस्कर पर शक ना हो इसलिए ऑस्कर अपने पुराने हाइड आउट का सहारा लेता है। वो अपने द्वारा लिखी गई किताब जिसमें उसने ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक को लिखा था वो उस हाइड आउट में रख देता है एंड सोचता है किसी पुराने टावर मास्टर के सीक्रेट हाइड आउट में किसी पुरानी मैजिक बुक का मिलना कोई अजीब बात नहीं होगी। लेकिन ये दुख की बात है कि मैं इन लोगों को और मैजिक नहीं सिखा सकता। शायद ये मेरा पहला और आखिरी बार का मौका है। ऑस्कर पीछे देखता है और बोलता है, मैं अब आपसे बेहतर सफाई कर सकता हूँ मास्टर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ऑस्कर टावर के लोगों जिसमें वाइस टावर मास्टर और एडना भी थी उन लोगों को लेकर एक पॉइंट के पास आता है, मतलब तालाब के पास। वाइस टावर ये देखकर बोलता है, तो ये डंजन है, ये तो एक साधारण तालाब जैसा दिख रहा है, तुम्हें ये जगह कैसे मिली। ऑस्कर बताता है, मैं टहल रहा था और जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था, तब मैं यहाँ पर पहुंच गया। जो सुन के वाइस टावर मास्टर बोलता है, ये बहुत हाई लेवल इल्यूजन मैजिक है। और इधर ऑस्कर मन में सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने माना कोड मिटा दिया था, वरना इसे ढूंढने में तो सदियां लग जाती। इसके बाद ये सभी लोग इस डंजन के अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वाइस टावर मास्टर बोलता है, क्या कोई डंजन इतना आरामदायक हो सकता है, कहीं ये भी कोई इल्यूजन तो नहीं। ऑस्कर बताता है, नहीं, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये व्हाइट टावर का किसी सीनियर का हाइड आउट लगता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन स्पेल अभी भी काम कर रहा है। अगर सच में ऐसा है तो यहाँ के मालिक का कोई ना कोई यहाँ पर निशान होना चाहिए। इसके बाद फेरलिना पास में रखी एक मेज के पास जाती है। उसके ऊपर एक किताब रखी हुई थी जो देखने
देखने से 20 साल पुरानी लग रही थी, लेकिन इसको ऑस्कर ने आज ही लिखा था। एरना बताती है इस पर सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक लिखा है, कोई खास नाम नहीं। बट जब वो अंदर खोलकर देखती है तो वो बोलती है वाइट टावर मास्टर, ये तो बहुत जरूरी है, इसमें हार्मोनी और सर्कुलेशन के राज है। 70th व्हाइट टावर मास्टर ऑस्कर सेज द्वारा लिखी गई है। वाइट टावर फेडलिना को शांत होने बोलता है और बोलता है ये किताब मुझे दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। वो देखता है उसके अंदर ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक लिखी है। वाइट टावर खुश होते हुए बोलता है कि भगवान ने अभी भी व्हाइट टावर के साथ नहीं छोड़ा है। जरा सोचो ब्लू टावर के लोग कितने ज्यादा जलेंगे जब उन्हें पता चलेगा उनके पास अपनी कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, पर अब हमारे पास है। इतना बोल के वाइट टावर मास्टर ऑस्कर का शुक्रिया करते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ऑस्कर भी बोलता है मुझे खुशी हुई कि यह काम आएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक ट्रेनिंग फील्ड पर जहाँ सभी क्लासरूम के बच्चों को इकट्ठा कर रखा था, जो सभी जिम के कपड़ों में थे। एंड वो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे हम क्लासरूम के बजाय फील्ड पर इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। दूसरा बताता है शायद वो हमें कॉम्बैट मैजिक सिखाएंगे या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर आता है एंड बोलता है काफी समय बाद मिल रहे हैं। ऑस्कर को देख के एक स्टूडेंट पूछता है सीनियर क्या यह सच है कि बारान में बैरो ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और पर्पल ब्रिगेड के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी और आप वहाँ पर मौजूद थे। हमने सुना है आपने मैज हंटर को भी हरा दिया है। ऑस्कर बोलता है अगर तुम ट्रेनिंग करते रहोगे तो मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। इस कैंप के दौरान तुम्हें मेरी हर बात को बिना किसी शर्त के माननी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? अगर नहीं तो अभी छोड़ दो, लेकिन अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस कैंप के खत्म होने तक तुम सभी लोग लेवल 4 के मैच बन जाओगे। स्टूडेंट एक्साइटमेंट में पूछते हैं क्या ये सच में है? क्या ये हो सकता है हम लेवल 4 के मैच बन जाए? ऑस्कर बताता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैं जो बोलूंगा वो करना होगा। इसके बाद ऑस्कर बोलता है तुम सब लोग अपनी एक्सेलरेशन मैजिक कास्ट करो। अब से तुम इस फील्ड के चक्कर लगाओगे जब तक तुम थक कर गिर नहीं जाते, एंड जो आखिरी आएगा उसको 10 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट ना चाहते हुए भी फील्ड का चक्कर लगाने लगते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थक कर गिरने लगते हैं। ऑस्कर बोलता है तुम लोग सिर्फ 10 चक्कर में ही गिर गए, चलो खड़े हो जाओ, 10 चक्कर और लगाओ। इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद एक स्टूडेंट बोलता है ये किस तरह की ट्रेनिंग है? क्या ये कोई मैजिक ट्रेनिंग है या हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा है? इसके बाद जब सभी स्टूडेंट अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं तो ऑस्कर बोलता है ठीक है आज का पहला दिन था इसलिए 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, एंड इन 10 मिनट में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो। ऑस्कर बताता है मैज अपने लेवल 1 पर माना मैनिपुलेट और बेसिक मैजिक करते हैं, लेवल 2 पर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लेवल 3 पर बेसिक मैजिक की समझ और एप्लीकेशन को बढ़ाते हैं। तुम लोग पहले से ही उस लेवल पर हो जहाँ तुम्हें और बेसिक मैजिक सीखने की जरूरत नहीं है। किसी भी दूसरे टावर का लेवल 3 का मैच तुम्हारे जितना मजबूत नहीं होगा। एक स्टूडेंट ऑस्कर की बात सुन के बोलता है तो इसका मतलब है कि हम सभी लोग लेवल 4 के मैच बन सकते हैं। क्या हम सच में सिर्फ दौड़ने से लेवल 4 के मैच बन सकते हैं? इसके रिप्लाई में ऑस्कर सवाल करता है अगर तुम्हारे बेसिक इतने परफेक्ट है तो तुम लोग अभी तक लेवल 4 के मैच क्यों नहीं बन पाए? ऑस्कर की बात सुनकर डेमियन बताता है क्या ये सब इसलिए क्योंकि हमारा माना सर्किट अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है। डेमियन की बात सुनकर ऑस्कर बोलता है सही कहा डेमियन, नया माना सर्किट इंस्टॉल करने के बाद उसे स्टेबलाइज होने में 6 महीने से 3 साल तक लग सकते हैं। अगर उससे पहले नया सर्किट डाला जाए तो मैच की मौत भी हो सकती है। इंपीरियल मैजिक सोसाइटी ने कहा है कि माना सर्किट को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करना नामुमकिन है, लेकिन व्हाइट टावर ने एक सुरक्षित तरीका ढूंढ लिया है जिसका नाम है ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक। अभी तुम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो इसी टेक्निक का 100% असर निकालने के लिए बनाई गई है। इतना बोल के ऑस्कर बोलता है चलो ब्रेक खत्म हुआ, अब सभी लोग खड़े हो जाओ और 15 चक्कर और लगाओ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ट्रेनिंग थक कर जमीन पर गिर चुके हैं। उनमें से एक बोलता है मुझे लेवल 4 तक पहुँचने के लिए ये सब कब तक करना पड़ेगा? मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ अभी छोड़ दूं। दूसरा ट्रेनिंग बोलता है मैं ये सब कुछ करता रहूंगा क्योंकि मुझे शरीर के दर्द से ज्यादा किसी के द्वारा नीचा दिखाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बराबर में बैठी लड़की वो भी बोलती है हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं भी ये करती रहूंगी। इतना सोच ही रहे थे तभी ऑस्कर वहाँ आता है और बोलता है चलो खाना तैयार है, सभी लोग खाना खा लो। इधर डेमियन मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लेवल इन लोगों के बाद में बढ़े। इसके बाद सभी लोग खाने की जगह पर पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट खाना देखकर बोलते हैं ऑस्कर से क्या ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है? तुमने खाना बनाना कब सीखा? ऑस्कर बताता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस इधर उधर लोगों को देखते हुए सीख लिया। ठीक है खाते हुए मेरी बात सुनो, मैं वो एक्सप्लेनेशन पूरी कर देता हूँ जो पहले रह गई थी। तुम्हें अभी भी रनिंग ट्रेनिंग और ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से समझ नहीं आया है। टीनी इंजरीज मतलब छोटी चोट, उनसे रिकवर होने के प्रोसेस में मसल बड़े होते हैं, ये तो सबको पता होगा है ना? टेनी बोलते हैं हाँ। ऑस्कर आगे बताता है तो क्या तुम्हें पता है कि एक माना सर्किट की ग्रोथ बिल्कुल इसी मशीन पर काम करती है? टेनिस बताते हैं नहीं ये हमने पहली बार सुना है। ऑस्कर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है अगर तुम अपने माना सर्किट को लिमिट तक पुश करो और उसे बार बार डैमेज और रिजनरेट करो तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है और मसल की तरह जल्दी स्टेबलाइज होता है। इसलिए तुम माना सर्किट को उसी तरीके से बढ़ा सकते हो जैसे मसल बनाते हो। टेनिस थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं सच में? फिर एकेडमिक सोसाइटी ने क्यों कहा कि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है? ऑस्कर बताता है क्योंकि इसे रोजाना करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। इस मेथड को काम करने के लिए तुम्हें 24 घंटे पानी की तरह महंगी पोषण पीनी पड़ेगी जब तक डैमेज माना सर्किट पूरी तरह ठीक ना हो जाए, और तुम्हें लगातार एक प्रीस्ट से हीलिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए बैटल फील्ड पर कॉम्बैट मैच
बहुत तेजी से बेहतर होते हैं क्योंकि वहाँ से सारी कंडीशन पूरी होती है। ऑस्कर ये बात सुनकर ट्रेनिस बोलते हैं, लेकिन हमारे पास ना पोषण है ना प्रेस, तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है ना। ऑस्कर बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब तक पोषण पिलाऊंगा जब तक तुम उनसे तंग ना आ जाओ। मैंने अनरिलीज हाई ग्रेड रिकवर पोषण तैयार की है। ऑस्कर की बात सुनकर ट्रेनिस बोलता है, पोषण तो तैयार है, लेकिन प्रेस का क्या, वो कहाँ से लाओगे? ऑस्कर बताता है, हमारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे मैजिक टावर के पास नहीं है, और वो है ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक। वो ब्रीदिंग टेक्निक लगातार तुम्हारे माना सर्किट को रिस्टोर करती रहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सभी स्टूडेंट मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह 5 दिन बीत जाता है। 5वें दिन डेमियन मन में सोचता है, मुझे इतना रिफ्रेश क्यों महसूस हो रहा है? क्या मेरा माना हमेशा से इतना स्मूथ था? ट्रेनिंग पहले से कम थकाने वाली लग रही है। क्या ये अजीब मेथड सच में काम कर रहा है? ये इतना सोच ही रहा था, ऑस्कर इसको आवाज देता है, डेमियन इधर आओ। डेमियन ऑस्कर से बोलता है, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया सीनियर? ऑस्कर डेमियन को एक किताब देते हुए बोलता है, ये लो, कांग्रेचुलेशन, तुमने लेवल 4 मेज बनने का हक पा लिया है। जब तुम अपना चौथा माना सर्किट इंस्टॉल करोगे तो इस किताब के रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करना। डेमियन किताब को पढ़ने बाद मन में बोलता है, एक सटीक माना सर्किट ब्लूप्रिंट जो खास मेरे लिए बनाया गया है, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर और जरूरी आदतों को ध्यान में रखते हुए। उसके पास मेरी फिजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी उसने लेवल 5 और लेवल 6 के सर्किट को भी डिजाइन कर दिया है। क्या ट्रेनिंग के वक्त मुझे देखकर इतना एनालाइज करना मुमकिन है? डेमियन ऑस्कर से पूछता है, सीनियर सच सच बताना, क्या ये तुमने खुद बनाया है? ऑस्कर बताता है, हाँ मैंने ये खुद बनाया है। डेमियन मन में सोचता है, एक पल के लिए मैं तो ये भूल ही गया था, ये बंदा एक जीनियस है। डेमियन ऑस्कर से बोला, ये कमाल का है, एक डिजाइनर भी इसे इतनी अच्छी तरह से नहीं बना सकता जितना आपने बनाया है। ऑस्कर डेमियन से पूछता है, ये डिजाइनर कौन है? डेमियन बताता है, तुम्हें नहीं पता? पर्पल ब्रिगेड के एक लेवल 7 का मैच जो फिजिकल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद माना सर्किट डिजाइन करता है। डेमियन की बात सुनकर ऑस्कर बोलता है, तो तुम अपनी फिजिकल इंफॉर्मेशन यूं ही किसी माफिया को दे दोगे? इसका मतलब है कि तुम अपनी कमजोरियां पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। डेमियन, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, अगर तुम कहीं अटक जाओ तो ऐसे किसी के पास मत जाना, बल्कि मेरे पास आ जाना। मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं उनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। डेमियन बोलता है, सच में? क्या आप सच बोल रहे हो सीनियर? मुझे पता है कि तुम जीनियस हो, भले ही तुम कुछ ना कहो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। ऑस्कर बोलता है, खैर छोड़ो, लेवल 4 का मैच बनने के लिए कांग्रेचुलेशन, मुझे पता था तुम ही पहले होगे जो लेवल 4 का मैच बनेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डे 6 का सीन, जहाँ पर ऑस्कर ने सभी स्टूडेंट को अपने सामने खड़ा कर रखा था और अपने बराबर में डेमियन को खड़ा किया हुआ था। ऑस्कर उन सभी से बोलता है, आज डे 6 है, पहला लेवल 4 मैच मिल गया है, सभी लोग इसे बधाई दो। ऑस्कर आगे बोलता है, आज से मैं ट्रेनिंग रूटीन में और ज्यादा चीजें जोड़ रहा हूँ। अगर तुम रोजाना एक ही इंटेंसिटी से मसल या माना सर्किट को ट्रेन करोगे तो ग्रोथ धीमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी उस ट्रेनिंग की आदी हो जाती है। इसके अलावा तुमने ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग से अपनी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है और तुम पोषण भी पी रहे हो। यही रीजन है तुम्हें इस लोड का आदी होने से रोकने के लिए हमें अपना दिमाग भी थका देना होगा। ऑस्कर ये बात सुनकर एक ट्रेनी मन में सोचता है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पर इसका मतलब ये है कि ये हमसे और ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। ऑस्कर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, मॉर्निंग ट्रेनिंग वही रहेगी, तुम भागोगे, लेकिन तुम एक्सेलरेशन मैजिक के लिए माना की मात्रा दुगनी कर दोगे, और दोपहर में तुम स्पेरिंग यानी मुकाबले के जरिए रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करोगे। ऑस्कर ये बात सुनकर एक ट्रेनिंग बोलता है, इंस्ट्रक्टर डेमियन को छोड़कर कुल 31 लोग हैं, तो 2 बार स्पेरिंग कौन करेगा? ऑस्कर उस ट्रेनिंग से पूछता है, तुमने डेमियन को बाहर क्यों रखा है? ट्रेनिंग बताता है, क्योंकि वो लेवल 4 का मैच बन चुका है, तो इसका मतलब है वो यहाँ से चला जाएगा। ऑस्कर इस ट्रेनिंग को बोलता है, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि ये ग्रुप ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सारे ट्रेनिंग लेवल 4 तक नहीं पहुंच जाएंगे? तुम लोगों को मैंने शुरू करने से पहले ही कहा था कि अगर तुम नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दो। ऑस्कर एक क्रिपी स्माइल के साथ बोलता है, एक बॉडी एक मन, अगर एक भी इंसान पीछे छूट गया तो ग्रुप ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, समझ गए? अब जल्दी से दौड़ो। इतना सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ने लगते हैं। ऑस्कर मन में सोचता है, ये लोग इसी साल एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं। एकेडमी सिर्फ खत्म ना होने वाला कंपटीशन सिखाती है, वो ऐसी जगह है जो सिखाती है कि तुम सिर्फ अपने साथियों से आगे निकल कर ही बच सकते हो। इसी के साथ ऑस्कर अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते हुए बोलता है मन में, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपनी पीठ किसी और के भरोसे छोड़नी पड़ेगी, और ये नामुमकिन है अगर तुमने उनके साथ भरोसा या रिश्ता ना बनाया हो, क्योंकि मैं दूसरे मैचेस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने बहुत समय तक अकेले लड़ाइयाँ लड़ी है, और अकेले होने की वजह से मैंने काफी सारी मुसीबतें भी झेली है। कम से कम मेरे जूनियर्स के लिए मैं नहीं चाहता कि वो उस तरह के अकेलेपन से गुजरे। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। ऑस्कर सभी से बोलता है, ठीक है, सबने अच्छा काम किया, हाथ मुंह धो लो और 1 घंटे में कैफेटेरिया में मिलो। इतने में डेमियन वहाँ आता है और बोलता है, सीनियर मुझे एवेल्यूशन चाहिए। पहले लेक्चर में तुमने मेरे विंड कटर को घटिया कहा था, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑस्कर डेमियन का विंड कटर देखकर बोलता है, अगर मैंने ये तब देखा होता तो मैं तुम्हारी काफी सारी तारीफ करता, लेकिन क्या तुम वही इंसान हो जो पहले थे? अगर तुम लेवल 3 पर होते तो ये एक परफेक्ट स्कोर था, लेकिन एक लेवल 4 के मैच के लिए ये बहुत ऑर्डिनरी है। मैं तुम्हें लेवल 4 के लिए एक विंड कटर दिखाता हूँ, इसे देखो, एंड ये होमवर्क है जो मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद ऑस्कर डेमियन को उसका विंड कटर उसकी तरफ थ्रो करने बोलता है, जिसके बाद डेमियन अपने विंड कटर को ऑस्कर की तरफ थ्रो करता है, बट इससे पहले कि डेमियन का विंड कटर ऑस्कर को टच कर पाता, वो हवा में ही शटर हो जाता है, जो देख के डेमियन मन में सोचता है, क्या विंड कटर हमेशा से इतना ब्यूटीफुल स्पेल था? तो जो मेरे सामने ये आदमी खड़ा है, ये
हैं जिसको सभी लोग व्हाइट टावर का यंग नोबेल मास्टर बोलते हैं। ये सच में एक जीनियस है। इसके बाद ऑस्कर इस न्यू विंड कटर के बारे में बताता है। इसके ब्लेड्स छोटे होते हैं लेकिन हर एक माना से भरा है, इसलिए ताकत का भी है। दुश्मन के नजरिए से इसे रोकना आसान नहीं होगा जब तक ये ट्रेनिंग खत्म हो। इस स्पेल को पूरी तरह याद कर लेना। इसके बाद डेमियन ऑस्कर से पूछता है वैसे इस स्पेल का नाम क्या है। ऑस्कर बताता है फ्लावर रेन, ये पहला स्पेल है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है व्हाइट टावर की तरफ जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। व्हाइट टावर मास्टर हैमेल बोलता है वो दिन धीरे धीरे पास आ रहा है। क्या इस साल भी एल्टेरा ऑर्डर की तरफ से कोई कोऑपरेशन रिक्वेस्ट आई है। पास में बैठा एक स्टाफ या मैच जो भी है, मैं स्टाफ बोलूंगा, वो बोलता है हाँ आई है और उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 मिलियन बेल्स ज्यादा ऑफर किए हैं। हैमेल बोलता है हम सबको खुद को तैयार करने की जरूरत है क्योंकि 25 दिसंबर नजदीक आ रहा है और तुम सभी लोग जानते हो उस दिन क्या है। स्टाफ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है वैसे विंस टेरिटरी से एक थोड़ी यूनिक रिक्वेस्ट आई है। वाइस टावर मास्टर हैमेल पूछता है विंस से बताना जरा क्या है। स्टाफ बोलता है हाँ वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए ऑस्कर को उनके पास भेज दे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है वाइस टावर मास्टर। वाइस टावर मास्टर हैमेल बोलता है मुझे लगता है कि ये ऑस्कर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसे भेज दो। इसके अलावा बताओ और क्या है। फेडलिना बोलती है पोषण और डिलीवरी बिजनेस फील्ड से मिड लेवल मैजिक की कमी की कुछ कंप्लेंट्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बाकी मैजिक टावर के नए रिक्रूट्स धीरे धीरे लेवल 4 तक पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वाइस टावर मास्टर बोलता है व्हाइट टावर के बिजनेस का एक्सपेंशन और हमारे मैजेस की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक प्लान चाहिए। इस साल के रिक्रूट्स कैसे हैं। एजुकेशन हेड बोलता है अभी तक कोई भी मैच लेवल 4 के लिए रेडी नहीं है, लेकिन एक है जिसमें पोटेंशियल दिखता है, वो है डेमियन, लेकिन उसके माना सर्किट को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। ये सुन के एल्डर मैक्सिम बोलता है क्या बिगिनर मैचेस के लिए सर्कुलम और टेक्स्ट बुक अभी तक तैयार नहीं है। एजुकेशन हेड बताता है पिछले साल वाला ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था इसलिए हमने उसे हटा दिया। फेडलिना बोलती है लेकिन इस साल ऑस्कर के लेसन की वजह से काफी प्रोग्रेस दिख रही है। कौन जानता है शायद ट्रेनिंग कैंप के बाद कुछ लोग लेवल 4 पर पहुंच जाए। ये सुनकर एल्डर मैक्सिम बोलता है बिगिनर लेवल को मिड लेवल में लाना अगर ये इतना आसान होता तो हमें हर साल नए मैच रिक्रूट्स करने की इतनी मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। इनकी बातें सुनकर वाइस टावर मास्टर बोलता है ओह हाँ ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, क्या अभी तक कोई वापस नहीं आया। फेडलिना बोलती है जी अभी तक कोई वापस नहीं आया। एल्डर मैक्सिम पूछता है वैसे वो लोग ट्रेनिंग कैंप में किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑस्कर सभी स्टूडेंट को लेकर वापस से व्हाइट टावर में आ चुका है। ऑस्कर को देख के वाइस टावर मास्टर बोलता है ऑस्कर क्या ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। ऑस्कर वाइस टावर के मास्टर को देखकर बोलता है परफेक्ट, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था, चलो सभी लोग एल्डर्स को ग्रीट करो। यह सुन के सभी स्टूडेंट एल्डर्स को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं हम वाइस टावर मास्टर और एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। हम री इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक मैजिक के 32 स्टूडेंट सभी लेवल 4 पर प्रमोट हो चुके हैं और ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं। ये देख के फेडलिना बोलती है नो वे, तुम सभी की आंखें गहरी हो गई है, आप सब लोग लेवल 4 पर पहुंच गए हैं, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऑस्कर अपने कॉमन सेंस से बताता है एक नाइट की तारीफ करने के लिए आपको उसे बोलना होगा आपका फुटवर्क अलग है और एक मैच की तारीफ करने के लिए आपको उसको ये बोलना होगा आपकी आंखें गहरी हो गई है। इतना सुन के एल्डर मैक्सिम ऑस्कर को पकड़कर बोलते हैं तुम यहाँ आओ ऑस्कर, अभी के अभी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो। ऑस्कर सभी स्टूडेंट को रेस्ट करने बोलता है और स्टूडेंट यस इंस्ट्रक्टर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यह सीन देखकर वाइस टावर मास्टर मन में सोचता है ये सब तो ठीक है लेकिन ये लोग ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे ऑस्कर इनका बूट कैंप इंस्ट्रक्टर हो। इसके बाद ऑस्कर एक रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा था ऑस्कर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक और पोषण का यूज करके माना सर्किट को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज किया जा सकता है। जो देख के एल्डर बोलता है माय गुडनेस, अगर ये पब्लिश हो गया तो व्हाइट टावर की रेपुटेशन बदल जाएगी। ये सब देखने बाद एल्डर मैक्सिम मन में सोचता है उसने ट्रेनिंग से 2 दिन पहले ब्रीथिंग टेक्निक डिस्कवर की थी और उन 2 दिनों में इसने बेस्ट ट्रेनिंग मेथड भी ढूंढ लिया है। इतना ही नहीं इसने लेवल के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग मेथड भी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो ऐसा होता है एक जीनियस। वाइस टावर मास्टर बोलता है इस स्पीड के साथ तुम जल्दी ही ब्रीथिंग टेक्निक में इनग्रेव सिक्योरिटी मैजिक के बारे में जान जाओगे। ऑस्कर बोलता है सिक्योरिटी मैजिक वो क्या होता है। इसी के साथ ऑस्कर अपने पिछली लाइफ का एक सीन याद करता है जिसमें 2 मैच ऑस्कर के पास आए थे जिसमें से एक मैच बोलता है टावर मास्टर अगर इसको किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा, हमें एक सिक्योरिटी फंक्शन की जरूरत है। इसके बाद ऑस्कर ने सिक्योरिटी मैजिक को स्पेल पर ही लगा दिया था। ऑस्कर बोलता है कुछ चीजें हैं जो मैंने डिस्कवर की है, मैंने उन सभी को इस ऑफिशियल रिपोर्ट में ऐड कर दिया है। एल्डर मैक्सिम बोलता है इतनी जल्दी किसी का ग्रो करना हिस्ट्री में भी मिलना मुश्किल है, ये शायद सिर्फ व्हाइट टावर के प्राइम टाइम में ही पॉसिबल रहा होगा जब हर जगह जीनियस होते थे। गुड जॉब। फेडलिना बोलती है ये अगले साल नए स्टूडेंट को रिक्रूट करने में काफी हेल्प करेगा। ब्लड टावर बुरा नहीं है, ब्लैक टावर वो अच्छा कर रहे हैं मगर वो 4 मैन मैजिक
टावर का हिस्सा नहीं है। अगले साल के सारे जीनियस हमारे होंगे। एंड ये सब बोलते हुए तुम फेटलिना की एक्साइटमेंट साफ देख सकते हो। इसके बाद वाइस टावर मास्टर बोलता है, ओस्कर क्या तुम्हें याद है 25 दिसंबर को क्या होता है? ओस्कर बोलता है, भले ही मेरी मेमोरी चली गई हो, लेकिन मुझे इतना तो पता ही है। 25 दिसंबर को है क्रिसमस, वो दिन जब गॉडेस के पहले अपोस्टल का जन्म हुआ था। अपोस्टल क्रिस लूथर। पूरे लैंड में गॉडेस की डॉक्ट्रिन फैलाना, ऑर्डर सेटअप करना और पहला पोप बनना। अपोस्टल क्रिस लूथर ने अपने बर्थडे को क्रिसमस कहा और इसे मेमोरियल डे अनाउंस किया। 25 दिसंबर एक सेलिब्रेशन बन गया जहाँ फैमिली, फ्रेंड्स और लवर साथ में टाइम स्पेंड कर सके। वाइस टावर मास्टर बोलता है, सही कहा। तो क्या तुम्हें याद है व्हाइट टावर उस दिन क्या करता है? ओस्कर बोलता है, गाना गाना और केक खाना। वाइस टावर मास्टर बोलता है, क्या लगता है तुम्हें वहाँ तक नहीं पता? वार के बाद जब व्हाइट टावर के पास इनकम की कमी थी तो ऑर्डर ने क्रिसमस कोलैबोरेशन ऑफर किया था। ओस्कर बोलता है, एक कोलैबोरेशन क्रिसमस पर? वाइस टावर मास्टर बताता है, हाँ, और वो उसके बाद डोजेंस ऑफ ईयर तक चलता रहा। ये सेंटा क्लॉज की नकल करने के लिए है। ओस्कर बोलता है, गिफ्ट शेयर करना हवा में उड़ते हुए? वाइस टावर मास्टर बोलता है, सही कहा। ओस्कर बोलता है, ये तो काफी यूनिक है और मैं ऑफर समझता हूँ, लेकिन क्या अकेले व्हाइट टावर के लिए पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करना पॉसिबल है? एल्डर मैक्सिम बोलता है, ये लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए हर कोई इस टाइम सेंसिटिव हो जाता है। फिर भी क्योंकि इस साल हमारे पास 32 लेवल 4 के मेज है तो ये काफी आसान होगा। ओस्कर बोलता है, ओ तो ज्यादातर काम लेवल 4 के मेज करते हैं, तो फिर मैं इसमें इंक्लूड नहीं होता। वाइस टावर मास्टर बोलता है, वैसे इस साल लॉर्ड ऑफ विंस ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है। वो चाहते थे कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए उनके पास भेज दिया जाए। वो केरना फ्लो इंसिडेंट के वक्त अपने डेप्थ के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। ओस्कर थोड़ा सैड होते हुए वाइस टावर मास्टर बोलता है, तुम सिर्फ नाम के लिए जा रहे हो, तुम अपना ज्यादातर टाइम लॉर्ड ऑफ विंस के स्टेट पर स्पेंड करोगे रेस्ट करने के लिए। इसके बाद ओस्कर खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो मैं समझ गया, वैसे कब निकलना है? वाइस टावर मास्टर बोलता है, 3 दिन में शाम 4 बजे विंस एक कार भेज रहा है। ओस्कर बोलता है, ओ एक कार? मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, लॉर्ड ऑफ विंस जानते हैं कि एहसान कैसे चुकाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक जगह जहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी है जिनमें मैच अपनी अपनी जगह के लिए निकल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उधर ओस्कर कार को देखते हुए मुंह खोले हुए खड़ा है। एंड पास में खड़ा एक मैच बोलता है, ये तो एक स्ट्रीट कार है, ये तो एक आर्ट जैसी लग रही है, काश मैं ऐसी किसी चीज में एक बार राइड कर पाता। एंड जो ओस्कर को लेने आया है वो आदमी बोलता है, क्या आप ही ओस्कर क्रिश्चियन है? अगले कुछ दिनों के लिए मैं आपका चफर रहूंगा, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। ओस्कर कार के अंदर बैठ जाता है और बोलता है, वाओ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमाल की है। चफर बोलता है, हाँ ये एक फेमस मॉडल है जो VIP इस कार में भी टॉप 3 में आती है। इधर ओस्कर अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपा पा रहा एंड मन में सोचता है, कार तो सच में बेस्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गाड़ी अभी भी अपने रास्ते पर जा रही है। चफर बोलता है, मिस्टर ओस्कर आप थक गए हो गए, आप 12 घंटे से इस कार में हैं। ओस्कर बोलता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, ये काफी रिलैक्सिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेड पर हूँ। हम अब विंस में एंटर कर रहे हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमें विंस सिटी के बारे में बताया जाता है। विंस सिटी एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक ऊंचा माउंटेनियस सिटी है। ये एक ऊंचे पहाड़ पर है और अपने हाई कासल गेट्स की वजह से जब डीमंस ने एम्पायर पर अटैक किया था तो ये डिफेंस के लिए बहुत एडवांटेजेस था। वो जगह जिसने सबसे पहले डीमंस का फुल स्केल अटैक झेला था वो विंस था। जब रेनफोर्समेंट नहीं पहुंची थी तो विंस के सिटीजन ने अकेले आधे साल तक डीमंस का सामना किया। दी नेचुरल फोर्ट्रेस। इसके बाद चफर बोलता है, हम पहुंच गए। ओस्कर गाड़ी से उतरते हुए बोलता है, थैंक यू, ये बहुत प्लेजेंट टाइम था। और मन में सोचता है, काश व्हाइट टावर के पास भी एक कार होती। ओस्कर इतना सोच ही रहा था तभी वहाँ पर एक आदमी आता है एंड आकर बोलता है, आप जरूर ओस्कर क्रिश्चियन होंगे, मैं पीटर विंस हूँ, विंस का लॉर्ड। वैसे आपको इस सफर में किसी तरह का अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हुआ? ओस्कर बोलता है, वो अमेजिंग था, मुझे बहुत मजा आया। पीटर बोलता है, ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे डर था कि शायद आपको पसंद ना आए। ओस्कर बोलता है, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। पीटर विंस बोलता है, फ्यूचर में भी इसमें राइड एंजॉय कीजिएगा। ओस्कर ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, फ्यूचर में आपका क्या मतलब है? पीटर विंस बोलता है हंसते हुए, ये कार मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रेजेंट है। एंड इतना सुनने के बाद ओस्कर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है, मैंने जो कहा वो फिर से वापस लेता हूँ, लॉर्ड ऑफ विंस इस जनरेशन के सच्चे सेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बैटलफील्ड पर जहाँ एक सोल्जर बोल रहा होता है, ये B-102 है, रिपीट ये B-102 है। ये आदमी इतना बोल ही रहा था तभी इसकी तरफ एक अटैक आता है जो इसके बॉडी में बीच में छेद करके निकल जाता है। एंड वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है और बोलता है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर ली है, इन कबाड़ के टुकड़ों से हार जाना ये बहुत ही बेइज्जती फील कराने वाला है। एंड ये अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, काफी टाइम हो गया, विंस सिटी में आ गया हूँ। इसके बाद सीन वापस से ओस्कर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर विंस का लॉर्ड पीटर बोलता है, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एंड मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको लेट इनवाइट किया है, क्योंकि मैं चीजों को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा था। ओस्कर बोलता है, अरे कोई बात
नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे थे। वैसे क्या आप बता सकते हैं आप किन चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे थे? पीटर बोलता है हाँ, क्योंकि ये आप है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब केरना फ्लू चला गया हमने एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे करवाई। एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है महामारी के बाद सर्वे करना, जिसमें सर्वाइवर और लोगों के नुकसान का जायजा लिया जाता है। पीटर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलता है क्योंकि हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते थे, इसलिए हमने ये सर्वे किया। ऑस्कर बोलता है क्या आपको इसका पहला सर्कुलेशन पॉइंट मिला जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई है? पीटर बोलता है हमें कोई पहला सर्कुलेशन पॉइंट नहीं मिला। ऑस्कर बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पीटर बोलता है हमें भी ये अजीब लगा था, तो हमने इसे कई बार ट्रैक किया पर रिजल्ट हमेशा सेम था। पहला केस एक बूढ़ी औरत का था जो सिटी के बाहरी इलाके में अकेली रहती है। महीने में एक बार राशन के लिए मार्केट जाने के अलावा उसका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। ऑस्कर बोलता है और इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किसी रैंडम इंसान से मिली हो और उसे बीमारी लग गई हो? पीटर बोलता है जिस टाइम पर वो बीमार हुई उसे देखते हुए ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये सीधे आसमान से गिरा हो। पीटर की बात सुनते ऑस्कर के दिमाग में 3 पॉसिबिलिटी आती है, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी कुदरती रूप से उसके घर में बनी, लेकिन ये बहुत अनरियलिस्टिक है। किसी जगह पर अचानक से कुछ पैदा होना मुश्किल है जहाँ पहले से कुछ ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी शायद उसे केरना फ्लू काफी पहले हुआ होगा और उसके लक्षण अब दिखे, पर इसकी भी उम्मीद कम है क्योंकि केरना फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसे इसकी तेजी से फैलने और लक्षण दिखाने की स्पीड की वजह से बी रैंक डिजास्टर लेवल मिला है। लेकिन एक आखिरी पॉसिबिलिटी। ऑस्कर पीटर से पूछता है क्या आपने किसी थर्ड पार्टी के बीच में आने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है? अगर ऐसा है तो यह साफ तौर पर एक बायो टेररिज्म होगा। पीटर बोलता है बदकिस्मती से यह सच है, यह तब तक समझ नहीं आता जब तक किसी ने इसे जानबूझकर ना फैलाया हो। ऑस्कर बोलता है क्या आपको किसी के ऊपर शक है? पीटर बोलता है बात यह है कि कोई सस्पेक्ट नहीं है। विंस एक अलग थलग आइसोलेटेड जगह है, यहाँ तक कि सबसे पास का बड़ा शहर सिरिन वो भी यहाँ से 10 घंटे के सफर की दूरी पर है। हमारी फैमिली भी हाई सोसाइटी में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती। ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत कम नोबल से मिले हैं और किसी के पास हमसे दुश्मनी निकालने का कोई रीजन भी नहीं है। ऑस्कर पूछता है वो पहला केस किस तरह का इंसान था? पीटर बोलता है एक बहुत ही ऑर्डिनरी सिविलियन, वो विंस की रहने वाली थी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। ऑस्कर बोलता है तो फिर पूरे शहर के साथ ऐसा घिनौना काम कौन करेगा? डीमंस? लॉर्ड हंसते हुए बोलता है क्या डरावना मजाक है, हमारी फैमिली ने डीमंस के अटैक को कई बार रोका है पर डीमंस तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, है ना? ऑस्कर बोलता है पहले से तैयार लेने में कोई बुराई नहीं है। पीटर बोलता है मुझे पक्का नहीं पता, हाई प्रीस्ट के मरने के बाद सबका यही मानना था कि उनके बीच आपस में ही युद्ध चल रहा है ताकि उस खाली जगह का भरा जा सके, क्योंकि उनकी पावर बढ़ गई होगी इसलिए वो अब पहले जितने डेंजरस नहीं है और वो पिछले 20 साल से शांत भी है। ऑस्कर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, शायद मैं लड़ाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए फजूल बात बीच में लाने के लिए मुझे माफ करना। पीटर बोलता है अरे कोई बात नहीं है, मैंने सुना है कि व्हाइट टावर हमेशा डीमंस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है और क्योंकि आप अपने सीनियर्स की इतनी इज्जत करते हैं तो आपका ऐसा सोचना बनता है। आप थक गए होंगे, मैंने आपको बहुत देर तक रोक रखा है। बटलर आपको आपके रूम तक ले जाएगा, अच्छे से आराम कीजिए और विंस को एंजॉय कीजिए। इसके बाद बटलर ऑस्कर को एक बिल्डिंग के पास ले जाता है एंड वहाँ जाकर बोलता है आप इस बिल्डिंग में रुक सकते हैं, व्हाइट टावर के बाकी लोग भी जल्द ही आते होंगे, ये जगह सिर्फ व्हाइट टावर के लिए है तो प्लीज बिना किसी हिचकिचाहट के इसे यूज कीजिए। ऑस्कर बटलर को थैंक यू बोलकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है और मन में बोलता है ये तो सोचने की बात है, उन्होंने हमें पूरी की पूरी बिल्डिंग ही दे दी। वैसे बटलर ने कहा था कि सेकंड फ्लोर का आखिरी रूम का व्यू बहुत अच्छा है। इसके बाद जब ऑस्कर रूम में जाता है तो बोलता है ये रूम तो काफी बढ़िया है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इस सिटी का माहौल भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ऑस्कर इतना सोच ही रहा था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है वेरोनिका। वेरोनिका ऑस्कर से बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑस्कर बोलता है मुझे लॉर्ड ने इनवाइट किया है। वेरोनिका बोलती है रियली तुम लकी हो, बट क्या तुम ये रूम यूज करने वाले हो? ऑस्कर बोलता है अगर तुम चाहती हो तो तुम इसे यूज कर सकती हो, यहाँ और भी बहुत सारे रूम है। इतना बोलकर ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑस्कर बाहर निकल जाता है एंड बाहर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रखी थी। ऑस्कर मन में बोलता है मैं सोने वाला नहीं था पर आखिरी में मुझे नींद आ ही गई। वो रूम इतना कोजी लग रहा था कि मुझे लगा मैं सो जाऊंगा, इसलिए मैंने जानबूझकर वो रूम वेरोनिका को यूज करने के लिए दे दिया। चलो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं, वैसे अभी सोने का ही टाइम हो रहा है। पिछली बार मैं सुकून से बारान में सोया था जब मैं होवर स्टेट में बेहोश था, तब से मैं सिर्फ मेडिटेट कर रहा हूँ और सोया भी नहीं हूँ। अगर ये कर्ज ना होता तो मैं इस तरह सोने से ना बचता। इस बार मैंने पूरी रात उन लोगों से लड़ने का सपना देखा जो डीमन से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गए थे। मैं थक गया हूँ। ऑस्कर दौड़ते हुए कुछ नोटिस करता है। वो देखता है अपने आसपास वहाँ की जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, उसको वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, जिसको देखकर ऑस्कर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ऑस्कर कुछ घरों को चेक करता है लेकिन उनमें से कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो जबरदस्ती एक घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो देखता है अंदर सभी लोग सो रखे हैं। जिसके बाद जब ऑस्कर चेक करता है कि ऐसा क्यों है तो सब पता चलता है कि इन सभी लोगों को मैजिक की वजह से सुलाया गया है। ऑस्कर बोलता है ये मैजिक है, इसका लेवल इतना हाई है कि मैं ऐसे अंडू नहीं कर सकता। शायद ये मैजिक विंस के हर एक इंसान पर किया गया है, लेकिन सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। एंड ऑस्कर इतना सोच ही रहा था तभी पीछे से कोई आदमी आता है जिसको देखकर ऑस्कर
ऑस्कर सोने का नाटक करता है। ये आदमी बोलता है ये अजीब है, मुझे लगा मैं यहाँ से कुछ सुना। जिसके बाद ऑस्कर अपनी हल्की सी आंखें खोलकर इस आदमी को देखता है और बोलता है जिस तरह से ये चल रहा है ये कोई मैच नहीं है। ये आदमी बोलता है लगता है मुझे वहम हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई जाग रहा होगा। एंड पीछे से ऑस्कर धीरे धीरे इस आदमी की तरफ बढ़ता है। ऑस्कर इस आदमी पीछे से अटैक करता है, जिसके डिफेंस में ये आदमी सीधा अपनी तलवार निकालकर ऑस्कर की तरफ चला देता है। बट ये ऑस्कर नहीं होता, ये एक इल्यूजन था। एंड ऑस्कर इस आदमी के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे ये आदमी सीधा दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर यह आदमी बोलता है एक मैच, तुम कैसे जाग रहे हो। एंड इतना बोलकर यह आदमी ऑस्कर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसको ऑस्कर अपने नंगे हाथों से ही रोक लेता है। ऑस्कर इसके ऊपर विंड प्लेस से अटैक करता है, जिसके बाद ऑस्कर इससे बोलता है चलो अब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर मरना नहीं चाहते। लेकिन ये आदमी इसके सवाल का जवाब देने के बजाय हंसने लगता है। ऑस्कर पूछता है आखिर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, जिसके रिप्लाई में ये आदमी बोलता है अगर मैंने तुम्हें जवाब दे भी था तो तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। ये सभी लोग जो सो रहे हैं वो आज का दिन खत्म होने से पहले ही अपनी जान खो देंगे। ऑस्कर बोलता है क्या, आखिर क्या बोल रहे हो। ये आदमी बोलता है ये हाई प्रीस्ट की विल है, वो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, समझदार और हर किसी से ज्यादा परफेक्ट है। हम पियोनियर्स जो उन पर बिलीव करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, सिर्फ ब्लैक फिंगर से इंसानियत को नई ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाएंगे। जिस दिन वो इस दुनिया में वापस आएंगे ये गंदी एम्पायर और पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। इसकी इतनी बकवास सुनने के बाद ऑस्कर का दिमाग खराब हो जाता है। वो इसके थोबड़े पर लात मार के इसको नीचे गिरा देता है और इसके सर पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें पियोनियर्स के बारे में बताया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो डीमन से डरते नहीं बल्कि उनके पीछे पागल होते हैं और इंसानी रूप में ऐसे जानवर होते हैं जो जिंदा रहने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथियों को भी बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्लैक टावर का मास्टर भी था। उसके धोखे की वजह से न जाने कितने लोग बिना वजह मारे गए थे। उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे, उनका एग्जैक्ट नंबर का हिसाब लगाना आज भी मुश्किल है। इसके बाद ऑस्कर इस आदमी से बोलता है मैंने तेरे जैसे कमीने बहुत देखे हैं, और मन में सोचता है मैं जानता हूँ कि इसके टुकड़े टुकड़े करने से भी गुस्सा ठंडा नहीं होगा, लेकिन शायद तुम ये समझ सकते हो क्योंकि वो टाइम वार का टाइम था, मगर ये शांति का टाइम है। यहाँ पहले की तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर ऐसे कचरे लोग अभी भी क्यों मौजूद है। इसके बाद ऑस्कर इससे पूछता है चल मुझे बता ब्लैक फिंगर के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। यह आदमी हंसते हुए बोलता है मास्टरमाइंड ऐसा कोई इंसान नहीं है, मैं तो बस हाई प्रीस्ट के लिए अपने साफ दिल से ये सब कर रहा हूँ। ऑस्कर इसका गला दबाते हुए बोलता है मुझे लगता है तू ऐसे ही बकवास करता रहेगा तो मैं अपना सवाल ही चेंज करता हूँ। यह बता तूने इस शहर के साथ क्या किया और यहाँ के लोग जाग क्यों नहीं रहे। यह आदमी बताता है वो सभी लोग एक मीठा सपना देख रहे हैं, सेम उसी तरह जैसे मैं सपना देखता हूँ हाई प्रीस्ट के पुनर्जन्म का। वो जरूर वापस आएंगे, हाई प्रीस्ट की जय। ये अपना वर्ड भी पूरा नहीं कर पाता। ऑस्कर इसका गला दबाकर इसको मार देता है। इसको मारने के बाद ऑस्कर बोलता है धत मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे इसको मारने से पहले यहाँ की सिचुएशन का अच्छे से पता कर लेना चाहिए था। तो क्या मुझे इसके किसी चमचे को पकड़कर उससे सच उगलवाना चाहिए। इसके बाद ऑस्कर इस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है जितने भी आदमी यहाँ पर सो रहे हैं उनके सपनों की वेवलेंथ बिल्कुल एक जैसी है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस कर्स ने ऑस्कर के ऊपर काम क्यों नहीं किया, चाहे ये कोई मैजिक हो या कोई कर्स। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, इसने ऑस्कर के ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑस्कर के ऊपर पहले से ही एक ड्रीम कर्स है। एंड जब दोनों कर्स आपस में टकराए तो ये वाला डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि पूरे शहर पर लगाए गए कर्स की ताकत किसी एक व्यक्ति पर लगाए गए कर्स के मुकाबले कमजोर होती है। एंड जब ऑस्कर को इस सोर्स का पता चल गया है तो ऑस्कर इसको सोल्व कर सकता है, क्योंकि ऑस्कर एक नाइटमेयर एक्सपर्ट है। इसके बाद ऑस्कर इन्हीं लोगों की तरह अपने ऊपर वेवलेंथ अप्लाई करता है, जिसके बाद ऑस्कर भी इसी सपने पहुंच जाता है। ऑस्कर जब सपने के अंदर उठता है तो वो एक बार के अंदर होता है, जिसके बाद ऑस्कर तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है और जाते हुए रास्ते में सोचता है ड्रीम कर्स कभी कभी बिना कुछ हुए ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका गोल विक्टिम की मौत हो तो सपने में कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। सपने का ये शहर काफी रौनक वाला है। इसके बाद हमें बताया जाता है इन ड्रीम से बाहर कैसे निकला जाता है। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह आपको सपने के अंदर उस व्रोंग बीइंग को हराना होगा। व्रोंग बीइंग वो मैनिपुलेटेड फंक्शन होते हैं जो सपना देखने वालों को जागने नहीं देते, चाहे वो उनकी यादों से जुड़ा हो या उनकी ख्वाहिशों से। वो हमेशा सपने के मालिक से जुड़े होते हैं और लगातार उसके पास रहते हैं, भले ही ये एक ऐसा सपना हो जिसे 5000 लोग एक साथ देख रहे हैं। उनमें से हमेशा कोई एक ही सपने का असली मालिक होता है। इसके बाद ऑस्कर बोलता है मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि इस सपने का मालिक कौन है, तभी मैं जान पाऊंगा कि इस सपने में व्रोंग बीइंग कौन है। बट सवाल ये है कि मैं इन सभी लोगों में से मालिक को कैसे ढूंढूं। मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर मैं इस सपने में मर गया तो रियल लाइफ में भी मर जाऊंगा। एंड ये इतना सोच ही रहा था तभी इसको सामने वेरोनिका दिखती है। इसके बाद ऑस्कर वेरोनिका के पास जाता है और जाकर बोलता है सही वक्त पर मिली। ध्यान से सुनो वेरोनिका, हम सभी एक सपने की दुनिया के अंदर है। वेरोनिका बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हें दूसरों को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है। ऑस्कर बोलता है मैं सीरियस हूँ, अगर हम इस सपने से व्रोंग बीइंग को खत्म नहीं कर पाए तो विंस के सारे लोग मारे जाएंगे। वेरोनिका बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, आज तो अप्रैल फूल्स भी नहीं है, क्रिसमस है, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ऑस्कर बोलता है क्या मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है। वेरोनिका बोलती है पुराने तुम काफी झूठ बोलते थे। ऑस्कर बोलता है मानव पावर
प्लांट पर जो मैंने कहा था वो सभी सच था। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? वेरोनिका बोलती है, उस वक्त वहाँ एक बड़ा सा ककून था। मैंने तुम पर इसलिए यकीन किया क्योंकि मैंने उसे देखा था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूँ तो मुझे कोई सबूत दिखाओ कि हम एक सपने में हैं। अगर नहीं दिखा सकते तो जाओ। तुम कब तक मेरे पीछे घूमते रहोगे? मेरी एक अपॉइंटमेंट है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ऑस्कर देखता है वेरोनिका एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है, जिसको देखकर ऑस्कर बोलता है, यहाँ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? वेरोनिका बोलती है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें लगता है मेरे पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे? ऑस्कर बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर तुम यहाँ पर खाना खाओगे तो ठीक है, मैं भी यहीं पर खाऊंगा। ये लो। ऑस्कर इसके पीछे चल जा मुफ्त की रोटियां तोड़ने। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पर ऑस्कर को वेरोनिका की मॉम और डैड मिलते हैं। वेरोनिका की मॉम बोलती है, मेरी बेटी तुमसे मिलना कितना मुश्किल है क्योंकि तुम इतनी टैलेंटेड हो। इधर ऑस्कर मन में सोचता है, पुराने ऑस्कर की डायरी में वेरोनिका की प्रोफाइल में साफ लिखा था कि वो एक अनाथालय में बड़ी हुई है और उसका कोई परिवार नहीं है। तो मिल गया इस सपने का मालिक, मतलब रॉन्ग बीइंग। वेरोनिका की मम्मी ऑस्कर को देखकर बोलती है, वेरोनिका मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या ये हैंडसम नौजवान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वेरोनिका चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं। इन लोगों की बातें सुनकर ऑस्कर मन में सोचता है, कितना खुशहाल परिवार है, जैसा किसी कहानी की किताब से निकल कर आया हो। अगर वेरोनिका एक नॉर्मल फैमिली में बड़ी हुई होती तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता। बिना जिंदा रहने के दबाव के उसे इतना सख्त बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुश दिख रही है। वो मुझसे बिल्कुल अलग है क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे कोई परिवार नहीं चाहिए था या मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे परिवार का मतलब जानने की इच्छा थी भी तो बस एक आम क्यूरियोसिटी थी। दूसरी तरफ वो एक परिवार के लिए इतनी बेचैन थी। हालांकि अगर ऐसा है तो यही वजह है कि मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जितनी ज्यादा खुश होगी इस सपने से जागने की उसकी इच्छा उतनी ही कम होगी। इसके बाद ऑस्कर वेरोनिका से बोलता है, वेरोनिका हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन दोनों की बातें सुनकर वेरोनिका की मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? वेरोनिका बोलती है, मुझे नहीं पता, ये तब से सपने से जागने की फिजूल बात किया जा रहा है। वेरोनिका की मम्मी बोलती है, ओहो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कल रात कोई बुरा सपना देखा है। वेरोनिका अपनी मॉम से बोलती है, मैंने कहा ना तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और इधर ऑस्कर से बोलती है, हे अगर तुम ऐसे ही बकवास करने वाले हो तो माहौल खराब मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ऑस्कर बोलता है, वेरोनिका तुमने कहा था ना कि अगर मैं सबूत दिखाऊं तो तुम यकीन करोगे। इसके बाद ऑस्कर वेरोनिका की मॉम से उसका नाम पूछता है, जिसके रिप्लाई में वेरोनिका की मम्मी बोलती है, बिल्कुल मैं वेरोनिका की माँ हूँ और मेरा नाम। इतना बोल के वेरोनिका की मम्मी चक्कर खाने लगती है क्योंकि उसे उसका नाम ही याद नहीं था। ऑस्कर बोलता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक रॉन्ग बीइंग है। उन्हें पहचानने का तरीका यह है कि उनसे अचानक कोई सवाल पूछा जाए। वो अपने फिक्स फंक्शन के बाहर का कोई भी कमांड पूरा नहीं कर सकते। हमें उन्हें खत्म करना होगा, अगर नहीं किया तो विंस के सारे लोग मारे जाएंगे। इतना सुनने के साथ ही रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग अचानक अजीब तरीके से ऑस्कर को घूरने लगते हैं। ऑस्कर बोलता है, डैम यहाँ पर रॉन्ग बीइंग सिर्फ एक या दो नहीं है, सारे लोग ही रॉन्ग बीइंग लगते हैं। इसके बाद ऑस्कर को पिछली रात का सीन याद आता है। उसमें बटलर ने उससे कहा था कि क्रिसमस के दिन कोई भी दुकान नहीं खुलती और कोई भी लोग काम नहीं करते। जिसके बाद ऑस्कर को समझ आ जाता है कि फिलहाल जितने भी लोग इस मार्केट में अवेलेबल है वो सभी रॉन्ग बीइंग है। ये इतना सोच ही रहा था तभी पीछे से एक आदमी ऑस्कर के ऊपर अटैक करता है, बट ऑस्कर एक विंड बुलेट से इस आदमी की खोपड़ी खोल देता है। आदमी को ऐसा मरा देख वेरोनिका चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऑस्कर बोलता है, अच्छे से देखो इसको, ये कोई इंसान नहीं है, समझ गई, ये सभी लोग रॉन्ग बीइंग है। एक आदमी को ऐसा मरा देख आधे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और आधे लोग ऑस्कर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। जिसके बाद ऑस्कर आसपास नजर घुमा के देखता है और वो बोलता है, यहाँ पर कुल 30 लोग हैं, मैं इनको किसी तरह हैंडल कर लूंगा। बट जब ऑस्कर पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर के रॉन्ग बीइंग यहाँ पर आ चुके हैं, जो देख के ऑस्कर को समझ आ जाता है कि वो अकेला इन सभी को नहीं हरा सकता। एंड ऑस्कर एक एक करके इनसे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वेरोनिका को बोलता है कि वेरोनिका जाग जाओ, ये एक सपना है। और इधर वेरोनिका मन में सोच रही होती है, क्या ये सच में एक सपना है? मेरे पेरेंट्स भी असली नहीं है, मेरी यादें आखिर क्या असली है और क्या नकली? वेरोनिका के पेरेंट्स चिंता में बोलते हैं, विक्की चलो यहाँ से निकलते हैं जब तक हमारे पास मौका है, यहाँ बहुत खतरा है, चलो घर चलते हैं। घर का नाम सुनते ही वेरोनिका खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ, सफेद फूल लगे खेत और एक सुंदर सा केबिन। ये अगर ये सभी यादें असली है और ये परफेक्ट घर सच में मेरा है और ये ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी भी लौट सकती हूँ, तो फिर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? वेरोनिका की मॉम बोलती है, वेरोनिका अगर तुम्हें उठने में मुश्किल हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वेरोनिका अपनी माँ से पूछती है, मम्मी उन सफेद फूलों का नाम क्या था जो आपके घर के सामने खिलते थे, मुझे बताइए। वेरोनिका की मॉम बोलती है, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया? वो तो सिर्फ एक नॉर्मल से फूल थे। वेरोनिका बोलती है, डैफोडिल्स, ये उनका नाम है और आपने ही मुझे ये सिखाया था। वेरोनिका की मॉम बोलती है, मुझे माफ करना बेटा, आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन विक्की बेटा वो सभी चीजें अभी जरूरी नहीं है। वेरोनिका अपने पेरेंट्स से पूछती है, मॉम डैड आप लोगों का नाम क्या है? वेरोनिका के पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा ये कैसा सवाल है, क्या तुम सच में उस अजीब लड़के की बातों पर भरोसा कर रही हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। वेरोनिका कोई कुछ भी कहे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम एक फैमिली है, अभी बस यही जरूरी है। इसके बाद वेरोनिका अपनी माँ को उसका सर सहलाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वेरोनिका की मदर उसका सर सहलाती है। वेरोनिका बोलती
बोलती है, हाँ ये क्या मजाक है, आपका मुझे टच करना तो सबसे बेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये तो एकदम बकवास है। वेरोनिका के पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा विक्की ऐसा मत करो, हम वही फैमिली है जिसको तुम हमेशा से चाहती थी, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हम सब बिना किसी चिंता के खुश रह सकते हैं। वेरोनिका बोलती है, हाँ मुझे यकीन है कि हम खुश रह सकते हैं, लेकिन मैं व्हाइट टावर की मेज हूँ वेरोनिका फ्रिक, और व्हाइट टावर का मेज कभी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ता। इतना बोल के वेरोनिका इन दोनों के ऊपर एक अटैक चार्ज करती है जिसका नाम है गस्ट हैंड, और इस हाथ की मदद से अपने पेरेंट्स को कुचल देती है। इसके बाद वेरोनिका अपने सीनियर्स को एक इमरजेंसी मैसेज सेंड करती है, और इधर ऑस्कर एक के बाद एक व्रॉन्ग बिंग से लड़ने की वजह से अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। थकने की वजह से ऑस्कर बोलता है, वेरोनिका क्या तुम उनके साथ चली गई? तभी वेरोनिका एक धमाके के साथ एंट्री लेती है और बोलती है, तुम्हारा सेवियर आ चुका है ऑस्कर। ऑस्कर बोलता है, सेवियर गया भाड़ में, ऐसा कैसा सेवियर होता है जिसको खुद मदद की जरूरत पड़े? वेरोनिका बोलती है, मैंने अपने सीनियर्स को मैसेज भेज दिया है, वो यहाँ पर आते हो गया। सभी सीनियर्स वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद ही यह फाइट खत्म हो जाती है, जहाँ पर एक सीनियर ऑस्कर से पूछता है, हमने सभी व्रॉन्ग बिंग को खत्म कर दिया तो अब क्या है? ऑस्कर बताता है, जैसे मुझे उम्मीद है हम सभी अपने आप ही जाग जाएंगे। ये सीनियर ऑस्कर से पूछती है, तो फिर हम अभी तक जागे क्यों नहीं? ये इतना बोलती है तभी ये गायब हो जाती है, और एक एक करके ये सभी सीनियर यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अकेला ऑस्कर बचता है। ऑस्कर इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और बाहर निकलते हुए मन में सोचता है, आखिर सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही ऑस्कर आगे जाता है, उसको अपने पास के कुछ यादें दिखाई देती है, जिसमें उसके तीनों स्टूडेंट कहीं जा रहे हैं, एंड ऑस्कर इन तीनों की बात सुन ही रहा था। तभी आसमान टूटने लगता है और आसमान से कोई शख्स उसका घूर कर देखता है, जिसकी सिर्फ एक ही आंख दिखाई देती है, जिसको देखकर ऑस्कर थोड़ा चौंक जाता है या फिर डर जाता है। ये आदमी ऑस्कर को देखकर बोलता है, कितना इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी कुछ ऐसा देखा जो मुझे अपनी पावर के अंदर भी नहीं पता था। ऑस्कर इससे बोलता है, यू बास्टर्ड बारन नाइटमेयर। बारन ऑस्कर से बोलता है, कितने घमंडी हो, चलो फिर मिलते हैं मेज, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे उस वक्त भी ऐसे ही एंटरटेन करोगे। इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस सीरीज का सीजन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसकी मानवा फिलहाल ब्रेक पर है, जो कि मुझे नहीं पता वापस कब आएगी, बट जब भी फ्यूचर में वापस आएगी मैं उसका कवर करूंगा। अगर उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, एंड कमेंट में ये जरूर बताना ये वीडियो तुमको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।